नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं आपके साथ लक्ष्मी। आप देखना शुरू कर चुके हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस आधे घंटे में हम आपको सिर्फ खबर ही नहीं दिखाएंगे बल्कि खबरों की पेचीदगी को भी समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले जल्दी से जान लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरें। तो देखिए, पहली खबर जो होगी वो विनेश के गोल्ड पर 100 ग्राम कैसे भारी पड़ गया, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। दूसरी खबर होगी बांग्लादेशी हिंसा के बीच सीएए और एनआरसी की चर्चा किस तरीके से उठ गई है, इसके बारे में भी आपको समझाएंगे। सिपाही भर्ती परीक्षा में सेंधमारी संभव नहीं, इसको भी लेकर के आपको डिटेल में आगे खबर बताएंगे। और इसके बाद आपको बताएंगे बार बार पुल गिरने के मायने, और इसको भी विस्तार से समझाएंगे आपको। बढ़ते हैं खबरों में आगे। पेरिस ओलंपिक से भारत के लिए आज बुरी खबर आई। महिला कुश्ती 50 केजी स्पर्धा के फाइनल मुकाबले से पहलवान विनेश फोगाट बाहर हो गई। अधिक वजन के चलते आईओसी ने उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया, यानी कि डिस्क्वालीफाई कर दिया। विनेश के डिस्क्वालीफाई होने के बाद पूरा देश दुखी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पोस्ट किया और पोस्ट कर विनेश फोगाट को चैंपियनों में चैंपियन और भारत का गौरव बताया। भारत की चैंपियन बेटी स्वर्ण पदक से सिर्फ एक कदम दूर थी। पूरे देश को उम्मीद थी, लेकिन वो उम्मीद टूटी। मेडल से चूकी और चैंपियन बेटी बिना मेडल भारत लौट रही है। कुश्ती में जिस जापान की पहलवान को हराकर विनेश फोगाट ने दुनिया हिला दी, वो देश की चैंपियन बेटी अब इस रेस में पीछे छूट चुकी हैं, क्योंकि विनेश फोगाट को 100 ग्राम ज्यादा वजन के चलते अयोग्य घोषित कर दिया गया। 50 किलोग्राम वजन के फाइनल मुकाबले में पहुंची विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया और विनेश बाहर हो गई। उम्मीद सिर्फ विनेश फोगाट की नहीं टूटी, बल्कि आज पूरा देश गम और गुस्से में है। पीएम मोदी से लेकर बिहार के तमाम नेता अपनी बहादुर बेटी के साथ खड़े हैं। पीएम मोदी ने लिखा है, विनेश आप चैंपियनों में चैंपियन हैं, आप भारत का गौरव हैं और प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा हैं। आज का झटका दुख देता है। काश शब्द उस निराशा की भावना को व्यक्त कर पाते जो मैं अनुभव कर रहा हूं। मजबूत होकर वापस आओ, हम सब आपके पक्ष में हैं। तो दूसरी ओर लोकसभा में विनेश फोगाट के मामले में भारी हंगामा हुआ। इस बीच खेल मंत्री ने सदन के पटल पर अपनी बात भी रखी। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई। इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। नेशनल भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा पीटी उषा भी अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको कहा गया है। मंगलवार को विनेश ने सेमीफाइनल में क्यूबा की लोपेज गुजमान को 5-0 से हराया था और इसी के साथ ओलंपिक्स के फाइनल में पहुंचने वाली विनेश पहली महिला पहलवान बनी थी। जिस बेटी से स्वर्ण पदक की उम्मीद थी, उसे अब खाली हाथ ही स्वदेश लौटना होगा। खेल के नियम के मुताबिक विनेश मुकाबले से बाहर जरूर हो गई हैं, लेकिन विनेश से उम्मीद और बढ़ गई है। विनेश चैंपियन हैं, पूरा भारत उनके साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। देखिए, विनेश जरूर हार गई हैं, लेकिन पूरा देश उनके साथ है। विनेश फोगाट ऐसे ही फाइनल तक नहीं पहुंची हैं। विनेश फोगाट ने क्या कुछ किया, कैसे वो जीती, वो आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। देखिए, आपको बता दें कि विनेश फोगाट ने जापान की यूई सुसास्की को हराया। आपको बताते चलें कि विनेश ने पहले किस किस से मैच खेला, किस किस को हराया। अंतिम 10 सेकंड में सुसास्की को हराया। सुसास्की पिछले ओलंपिक की चैंपियन थी और उसको विनेश फोगाट ने हरा दिया। और देखिए, जापान की यूई सुसास्की को हरा करके वो आगे बढ़ गई और इस तरीके से वो आगे बढ़ती गई। सेमीफाइनल मुकाबले में भी विनेश ने कमाल कर दिया। और देखिए, क्यूबा की आपको बता दें, यहाँ पर 7-5 से इनको हराया। क्यूबा की गुजमैन
लोपेज को भी इन्होंने हरा दिया। सेमीफाइनल मुकाबले में इन दोनों की भिड़ंत हुई थी, जहां पर 5-0 से विनेश ने ये मुकाबला जीत लिया अपने नाम। ये मुकाबला कर लिया था विनेश ने और क्यूबा की गुजमैन लोपेज को हरा दिया विनेश फोगाट ने सेमीफाइनल में, और उसके बाद जीत अपने नाम कर लिया। और देखिए, भारतीय दल फैसले के खिलाफ अपील नहीं कर सकता है। ये नियम कहते हैं कि भारतीय दल अपील नहीं कर सकता है। अब किसी भी पदक के लिए दावेदार नहीं होंगी इस ओलंपिक मैच में। भारतीय दल फैसले के खिलाफ अपील नहीं कर सकता है विनेश फोगाट के लिए। और आपको समझाते हैं कि विनेश के गोल्ड पर 100 ग्राम भारी कैसे पड़ गया। विनेश फोगाट जो है वो 50 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में पहुंची थी। प्रतियोगिता के नियम के मुताबिक हर मुकाबले से पहले पहलवान का वजन किया जाता है, यानी कि उनका वेट जो है मेजर किया जाता है। एक दिन पहले यानी कि मंगलवार को विनेश फोगाट का वजन बिल्कुल ठीक था, लेकिन फाइनल के पहले ही विनेश अपनी कैटेगरी से थोड़ा ज्यादा निकली और इसी की वजह से विनेश को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। कहा जा रहा था कि 100 ग्राम वो अपनी वजन से ज्यादा है, यानी कि 50 किलो 100 ग्राम उनका वजन निकला और वो बिना हारे प्रतियोगिता से बाहर हो गई। हालांकि वजन को मेंटेन करने के लिए विनेश फोगाट ने काफी मेहनत की, रात भर उन्होंने काफी मेहनत की, उन्होंने स्किपिंग की, जॉगिंग की और जितने भी एक्सरसाइजेस होते हैं जिससे कि वजन जो है जल्दी से लूज हो सकता है उन्होंने किया, लेकिन 100 ग्राम कम नहीं कर पाई आखिर में। लेकिन नियम होता है कि जिसके जो नियम कहते हैं उसकी वजह से, नियम की वजह से वो हार गई, आगे मैच नहीं खेल पाएंगी। 100 ग्राम ज्यादा वजन होने की वजह से विनेश फोगाट को बाहर होना पड़ गया इस मैच से और इस तरीके से वो फाइनल नहीं खेल पाएंगी। बढ़ते हैं आगे। देखिए, बांग्लादेश में हिंसा के बाद हिंदुओं के पलायन की खबर आ रही है और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की बात कहते हुए बीजेपी ने पूरे देश में CAA और NRC लागू करने की मांग की है ताकि बांग्लादेश में प्रताड़ित हिंदुओं को भारत में शरण दिया जा सके। एक करोड़ 35 लाख हिंदुओं हैं, चुन चुन के टारगेट करके मारा जा रहा है। वो कहां जाएंगे, कहां जाएंगे, अपनी जान कहां से बचाएंगे? शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे और देश छोड़ने के बाद से बांग्लादेश में अराजक स्थिति पैदा हो गई। भीड़ ने सड़कों पर कब्जा कर रखा है, दूसरी ओर सेना हाथ बांधे खड़ी है। उत्पात की घटनाएं आम हो गई हैं। हिंदुओं पर अत्याचार और पलायन की खबरों ने बिहार में सियासी हलचल बढ़ा दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने मांग की है कि बांग्लादेश के हिंदू नागरिकों को शरण देने के लिए देश में CAA और NRC लागू करना ही होगा। वो आएंगे भारत में ही और हमें उन्हें नागरिकता देनी ही पड़ेगी। CAA NRC हमने इसीलिए लाया था कि धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ जो भेदभाव दूसरे राष्ट्रों में किया जाता है, अगर वो भारत आए तो उनको भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए। और साथ के साथ जो 4 करोड़ से ज्यादा रोहिंग्या और बांग्लादेशी इस देश में अवैध रूप से बसे हुए हैं, उनको वापस भेजने का इंतजाम होना चाहिए। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच CAA और NRC पर राजनीति गर्माती जा रही है। आरजेडी प्रवक्ता अजय यादव ने अजय आलोक के बयान पर हमला बोला है। आपकी बातों से ये तो लगता है कि आप हिंदुओं की बात कर रहे हैं, भारतवासियों की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें इंसानियत कहाँ है? अगर सबसे ऊंचा कोई धर्म है तो इंसानियत का है, और अगर कुछ आपकी मांग है तो अपनी पार्टी से मांगे। वहीं JDU कोटे के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि बांग्लादेश की हिंसा को देखते हुए भारत और बिहार सरकार अलर्ट है। उम्मीद है कि जल्द ही इसका हल निकलेगा। चाहे किसी भी देश में अगर कोई इस तरह की दुर्घटना होती है, उसके लिए भारत सरकार सक्षम है और भारत सरकार अपने स्तर से कार्रवाई कर रही है। बांग्लादेश में हो रही हिंसा के बीच जिस तरीके से बिहार में CAA और NRC पर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है, ऐसे में यह जानना जरूरी है कि CAA और NRC है क्या। CAA का फुल फॉर्म है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी नागरिकता संशोधन कानून। ये नागरिकता देने वाला कानून है। इसके तहत भारत के पड़ोसी देशों बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी धर्म के लोगों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। NRC यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, इसे भारतीय नागरिकों के नामों वाला रजिस्टर कह सकते हैं। इसमें अवैध अप्रवासियों की पहचान करने और पहचान कर उन्हें देश से बाहर करने की बात है।
फिलहाल सीएए पूरे देश में लागू है, जबकि एनआरसी सिर्फ असम में लागू है। न्यूज 18 के लिए पटना से अजय आलोक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बांग्लादेशी हिंसा के बीच सीएए और एनआरसी की चर्चा क्यों हो रही है, ये भी जरा आपको समझाते हैं। देखिए, बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया। इस्तीफा देने के बाद शेख हसीना भारत आ गई। छात्र आंदोलन के रूप में शुरू हुआ आंदोलन अब हिंदू विरोध का रूप लेता हुआ नजर आ रहा है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और पलायन की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि माहौल और ज्यादा बिगड़ा है, तो वहां के हिंदू जो हैं भारत की ओर पलायन करने के लिए मजबूर हो सकते हैं। और ऐसे ही लोगों को शरण देने के लिए भारत में सीएए लागू किया गया था, ताकि पड़ोस के देशों में धर्म के नाम पर अत्याचार हो तो ऐसे लोगों को भारत की नागरिकता दी जा सके। देखिए, ऐसे में अजय आलोक का कहना है कि बांग्लादेश में 1 करोड़ से ज्यादा हिंदू रहते हैं और अगर वो पलायन करके आते हैं तो उन्हें नागरिकता देना जरूरी है। अजय आलोक का कहना है कि भारत में 4 करोड़ से भी ज्यादा अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या यहां पर रहते हैं। अजय आलोक की मांग है कि पूरे देश में एनआरसी लागू की जाए, ताकि अवैध रूप से भारत में रहने वालों को पहचाना जा सके और पहचान कर उन्हें भारत से बाहर निकाला जाए, ताकि जो हिंदू शरणार्थी बांग्लादेश जैसे देशों से आए उनके लिए उचित स्थान का प्रबंध किया जा सके, ये कहना है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। देखिए, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने विवादित बयान देते हुए बांग्लादेश से भारत की तुलना कर दी, जिसके बाद बिहार में भी सियासी माहौल गर्मा गया है। बीजेपी नेताओं ने सलमान खुर्शीद के बयान को लेकर के कांग्रेस पर निशाना साधा है। We are also monitoring the situation with regard to the status of minorities. वहाँ पे जो हम लोग की भाई है, हिंदू भाई बुद्ध भाई जो है, उन लोग के घर में जाके मंदिर में जाके आग लगा रहे हैं। सनातन धर्म पर आने वाले संकट के लिए फिर से एकजुट होकर के कार्य किए जाने की आवश्यकता। बांग्लादेश में हसीना सरकार के विरोध में शुरू हुआ प्रदर्शन अब हिंदू विरोधी हिंसा में तब्दील हो चुका है। जगह जगह हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया जा रहा है। हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है और इस्लामी कट्टरपंथियों की भीड़ घर में घुसकर हिंदुओं से मार काट कर रही है। लेकिन हिंदुस्तान का विपक्षी दल अब भी बांग्लादेश की आग में राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। What's happening in Bangladesh can happen here. It's just that Bangladesh is a concentration of much that we have in our country, and the spread in our country prevents things blowing up in the manner in which they've blown up in Bangladesh. But whatever is happening in Bangladesh. सलमान खुर्शीद के बयान पर बीजेपी नेताओं ने पलटवार किया है। राहुल गांधी क्या चाहते हैं? भारत के सनातनियों के ऊपर प्रहार करना सलमान खुर्शीद को पता होनी चाहिए। जब जब कोई औरंगजेब बनने की कोशिश किया है तो भारत में महाराणा प्रताप भी आए। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि सलमान खुर्शीद का बयान दुर्भाग्यपूर्ण और घोर आपत्तिजनक है। कांग्रेस पार्टी को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। जिस तरह का बयान है उससे स्पष्ट झलकता है कि मानसिकता क्या है सलमान खुर्शीद जी की और कांग्रेस पार्टी का क्या मानसिकता, इसलिए शीघ्र कार्रवाई करना चाहिए। सलमान खुर्शीद के बयान को लेकर बीजेपी नेता कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। उसके बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं को बचाव करते नहीं बन रहे हैं। सलमान खुर्शीद जी जहां ये बोल रहे हैं, जिस प्रोग्राम में बोल रहे हैं, वहां कांग्रेस पार्टी का ना कोई प्रोग्राम था, ना कोई वहां पे फंक्शन था। ये अपने कैपेसिटी, पर्सनल कैपेसिटी का प्रोग्राम में जो इन्होंने बोला उसकी जिम्मेवारी इनकी है। कांग्रेस पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं। सलमान खुर्शीद ने ये बयान शिक्षाविद मुजीबुर रहमान की किताब शिकवा ए हिंद द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडियन मुस्लिम की लॉन्चिंग के मौके पर दिया, जिसके बाद से राजनीतिक माहौल गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। आइए अब जरा खुर्शीद के बयान पर बवाल क्यों मचा हुआ है ये भी जरा समझ लीजिए।
देखिए, सलमान खुर्शीद कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता हैं। कई बार उनके बयानों पर विवाद हो चुका है और अभी बांग्लादेश में चारों ओर उपद्रव मचा हुआ है। वहां पर स्थिति काफी ज्यादा संवेदनशील है। भीड़ जो है हिंदुओं को भी टारगेट कर रही है। कई ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं और इसी बीच देखिए, एक कार्यक्रम में सलमान खुर्शीद ने एक विवादित बयान दे डाला और कहा कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो यहां भी हो सकता है, यानी कि भारत में भी वैसा ही हो सकता है जैसा बांग्लादेश में हो रहा है। खुर्शीद ने कहा कि सच्चाई ये है कि सतह के नीचे कुछ और ही चल रहा है, लेकिन हमारे देश में फैलाव होने से हालात उस तरह नहीं बिगड़ते जैसे बांग्लादेश में बिगड़े हैं। यानी कि भारत में वैसा नहीं होता जैसा वहां पे है, लेकिन कुछ ऐसे ही सिमिलर स्थिति के बारे में उन्होंने बात की। मतलब ये कि सलमान खुर्शीद भारत की तुलना बांग्लादेश से कर रहे हैं। खुर्शीद को लगता है कि भारत में बांग्लादेश जैसे हालात हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि खुर्शीद जैसे नेता ऐसे बयान देकर के माहौल को बिगाड़ते हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या भारत की तुलना बांग्लादेश से करना क्या ठीक है? चलिए बढ़ते खबरों में आगे। 7 अगस्त से 28 अगस्त तक चलने वाली सिपाही भर्ती परीक्षा का पहला चरण कड़ी सुरक्षा के बीच पूरा हो गया और पूरे बिहार में 17,87,720 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। पुलिस ने बक्सर से 3, छपरा से 3 और जहानाबाद से 1 सेटर को गिरफ्तार कर सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक की कोशिशों को नाकाम कर दिया। बुधवार को कड़ी सुरक्षा के बीच सिपाही भर्ती के पहले चरण की परीक्षा संपन्न हो गई। परीक्षा खत्म हो गई है पहले दिन की, लेकिन कहीं से भी लीक की बात सामने नहीं आई, ना ही वायरल की बात सामने आई। खगड़िया में हालांकि गिरफ्तारी हुई है, लेकिन प्रश्न पत्र ही फर्जी था। कैसा रहा, कैसा एग्जाम रहा आप लोगों का, बताइए। 1 नंबर एग्जाम था। अच्छा। हाँ, पेपर लेवल बढ़िया था। सवाल कैसा था? हम लोग यूपी से आ गए, थोड़ा यूपी से आए हैं। हाँ, बिहार जीके में थोड़ा जुड़ा गए और सब अच्छा था। इन 8 तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि कितनी कड़ी सुरक्षा और पूरे प्रोटोकॉल के साथ पहले चरण की परीक्षा कराई गई। 2 बजे के बाद परीक्षा खत्म हुई, आप लोग बाहर निकले हैं, कहीं से लीक की बात सामने नहीं है। क्या लग रहा है, व्यवस्था कैसी लगी? व्यवस्था एकदम, हम बोल रहे हैं कि अब की बार जो परीक्षा हुआ है एकदम पारदर्शिता हुआ है। सिपाही भर्ती की पूरी परीक्षा 7 अगस्त से 28 अगस्त तक चलेगी। परीक्षा में 17,87,000 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं, जिसे लेकर पूरे बिहार में 545 सेंटर बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्र के बाहर 500 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू है और परीक्षा के लिए प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। साथ ही अभ्यर्थियों से अफवाहों, अनचाहे फोन कॉल से सतर्क रहने की अपील की गई। पिछली बार की परीक्षा से सबक लेते हुए ईओयू ने भी लीक प्रूफ परीक्षा के लिए हर तरह की तैयारी कर रखी है। ईओयू ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर मोबाइल नंबर 8544428404 पर साइबर ठगों की शिकायत कर सकते हैं। हेल्पलाइन ईमेल cybercellbihar@nic भी जारी किया गया। पहले चरण की परीक्षा पूरी हो गई। 11 अगस्त को दूसरे चरण की परीक्षा है। न्यूज़ 18 भी अपील कर रहा है कि परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी सतर्क रहें, किसी भी बहकावे में ना आए, फर्जीवाड़े की जगह अपने टैलेंट पर भरोसा करें और किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि की पुलिस को जानकारी दें। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सिपाही भर्ती परीक्षा को लीक प्रूफ कैसे बनाया गया, ये आपको समझाते हैं। देखिए, सिपाही भर्ती परीक्षा का पहला चरण पूरा हुआ। सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए पुख्ता तैयारी की गई ताकि कोई भी परेशानी ना हो और इसके लिए परीक्षार्थी को सेंटर पर 2.5 घंटे पहले बुलाया गया। 10:30 बजे तक सेंटर में एंट्री लेना जो अनिवार्य था स्टूडेंट्स के लिए। पेन और पेंसिल पर भी बैन लगा दिया गया। सेंटर पर ही पेन और पेंसिल दिया जा रहा है ताकि कदाचार की गुंजाइश बिल्कुल भी ना रहे। एडमिट कार्ड और फोटो आईडी साथ ले जाना जरूरी है जो भी अभ्यर्थी एग्जाम दे रहे हों। और यही नहीं, देखिए, बायोमेट्रिक से अंगूठे का निशान मिलाया जा रहा है ताकि कोई दूसरा व्यक्ति किसी और के लिए परीक्षा नहीं दे पाए। और फिर भी अगर कोई कदाचार पेपर लीक करते हुए पकड़ाएगा तो फिर 10 साल की जेल होगी। और देखिए, दोषी पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है। सोशल मीडिया पर नजर रख करके संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। मतलब ये हुआ कि पुख्ता बंदोबस्त इस बार किए गए हैं पेपर को लीक प्रूफ बनाने के लिए और ये कोशिश काम भी आई, कामयाब भी हुआ। बढ़ते हैं आगे। देखिए, कटिहार में गंगा पर निर्माणाधीन पुल का हिस्सा पानी में समा गया। पुल पर बन रहा था इस बात की
झलक जो है गंगा की धार में खड़े हुए पुल के दो पायों को जब आप देखेंगे उससे आप भी समझ पाएंगे नदी की धार या फिर तेज बहाव से ज्यादा तकनीक में गड़बड़ी जो है ये बड़ा कारण है। मझधार में नाव सुना है मगर मझधार में पुल देखने को मिल ही गया। तस्वीर जो सामने है वो एक पुल की है। बकिया सुखा एक पंचायत के मतलू धार में पुल का हिस्सा गिर गया और साथ ही 2 करोड़ की लागत पानी में डूब गई। पुल की जगह प्रतीक स्थल टाइप वाला पुल रह गया है जो बता रहा है कि हम एक पुल हैं, सीमेंट छड़ वाले बाकी पुलों की तरह। और पुल ये भी बता रहा है कि मेरी बाह बाढ़ के पानी ने नहीं बल्कि खराब तकनीक और व्यवस्थाओं ने काट दिए हैं। तेज बहाव तो केवल बहाना है। 10 दिन पहले ही पुल की ढलाई हुई थी लेकिन काम ऐसा हुआ कि नाम मिट गया कि यहाँ पुल भी था। अधिकारी नहीं पता होने की बात कह रहे हैं लेकिन दोनों छोर पर बसी आबादी ये कह रही है कि गंगा किनारे मोरा गांव हो, घर पहुंचा दे देवी मैया। सुब्रत गुहा, कटिहार, न्यूज़ 18। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।